नमस्कार साथियों, मैं सरवनराज आप सभी को आपके अपने यूजीसी नेट की संपूर्ण तैयारी के लिए पेपर वन और पेपर टू की तैयारी के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। साथ ही आपको पता है कि हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है नई सीरीज़ का, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर वन के संपूर्ण 2015 से लेकर 2025 तकरीबन 10 से 11 साल के जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप यूँ कहें कि इसको यूजीसी जब कंडक्ट करवा रही थी तब और एनटीए जब कंडक्ट करवा रहे तब के दोनों के संपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग 15 साल के 10 साल के 10 से 11 साल के पीवाईक्यू को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से 10 यूनिट के संपूर्ण क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस के माध्यम से ही नहीं, सिर्फ एनालिसिस से नहीं करना है, बल्कि इसके माध्यम से संपूर्ण क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक की यात्रा को भी हम लोग चलेंगे। इसके लिए फ़ायदा क्या है कि आप तो मेरे साथ जाकर के आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर वन का संपूर्ण मेरे साथ तैयारी कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 में 45 प्लस क्वेश्चंस होने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। आज हम लोग जून 25 का करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने जून 25 का 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आज 26 से लेकर के 50 तक लेंगे। आपके सामने दिख रहा है कि जब आप जाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे तो आपको प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट पेपर वन ईयर वाइज एनालिसिस मिल जाएगा 15 से 25 तक। इसी में संपूर्ण वीडियोज लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जो कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये तमाम कोर्सेज मिलेगा जो अपडेटेड कोर्सेज है। लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच मिलेगा, क्योंकि 4 दिन के आसपास बची है। सारे बैच इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो जाए, चाहे पेपर वन हो या पेपर टू हो। ठीक है, या पार्ट वन पार्ट टू जिसको आप कहते हैं। क्रैश कोर्स भी ऐड कर दिया गया। जीरो जो बिगनर स्टूडेंट है जीरो टू हीरो बैच के माध्यम से देख सकते हैं। साथ में शुक्ल बैच भी है, अगर आपका विषय हिंदी है तो मिशन जेआरएफ बैच भी है। ठीक है, और सिलेक्शन बैच भी है। कुल मिलाकर के ये तो आप जो मेरे साथ अभी क्वेश्चन करते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट करवा रखा है। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री हैंड लेक्चर के तौर पे, यानी आपके पास शॉर्ट नोट्स बना करके दे दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में भी और पढ़ा करके भी। तो आप उसका कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी कर लेंगे। कुल मिलाकर के आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज चलते हैं इसी सिलसिला को। आपको पता है कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट मेथड के माध्यम से 25 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 26 से लेकर के आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, जब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपके पास आता है कि समस्या और शोध का प्रकार, यानी मिलान करने वाला आता है। मिलान करने वाला भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत आसानी तरीके से आप बना लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सापेक्षिकता के विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ें का विकास होता है, ये मौलिक या मूलभूत सिद्धांत होता है। ठीक है, तो मूलभूत सिद्धांत के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला का मौलिक सिद्धांत लगा देते हैं। ठीक है, यानी ए का 3 लगाने से ही आपका क्या हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बचता है या तो आंसर 1 होगा या तो 4 होगा आंसर, कन्फर्म। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर पर ही किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचारों का उत्पन्न। आप जानते हैं कि कोई अगर नेता या बहुत बड़े अगर फिलोसफर आता है समाज में भाषण देने के लिए सोसाइटी में, तो उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान की बुद्धि बढ़ती है, गुणात्मक जो क्वालिटी की बात होती है वो मेरा क्या होता है, शोध बढ़ता है। तो इसी कारण से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसको गुणात्मक के साथ। अब देखिए बी का क्या हो गया 4, यानी कुल मिला के बी का 4 ए का 3, यानी आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, अब बाद में क्या करते हैं आप, जानकारी के तौर पे जानकारी लेने के लिए आप आगे की चीज़ देखिए, सी का 1, यानी किसी संगठन के कर्मचारियों की उनकी कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के अभाव के कारणों का अध्ययन करना किसमें, अनुप्रयुक्त बोध में। ठीक है, और लास्ट में बचता है सी का, और डी का बचता है डी का 2, यानी डी का 2 तो मैंने बता ही दिया आपको, और बी का 4, यानी बी का मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया, मैंने हो सकता है मिस्टेक लग गया होगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो ए का 3 मैंने लगा दिया है, और बी का हो गया क्या, बी का 4 हो गया, अनुप्रयुक्त हो गया, सी का 1 हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे चला जाएगा। अब एक बात मैं और बता रहा हूँ, ये जो आप सोल देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड की बात हो रही है। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2 को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, पढ़ा दिया है कॉन्सेप्ट वाले में। अब जब जाएंगे यूजीसी ने जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्री हैंड लेक्चर के तौर पे मैं करवा के दे दिया हूँ।
तो आपको कहीं से कोई दिक्कत, सारे कॉन्सेप्ट उसमें रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड एड्रेस फॉर्मेट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और रेफरेंस टू इंटरनेट और रिसोर्सेज। आपको पता है किसी भी चीज़ के लिए, इंटरनेट रिसोर्सेज के लिए कोई चीज़ हम रेफरेंस कैसे लेते हैं, वो लेते हैं यूआरएल के माध्यम से। किसके लेते हैं? यूआरएल के माध्यम से। यूआरएल का मतलब क्या होता है आपको पता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं इसका? फुल फॉर्म आपको जरूरी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये बात, इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। अब कहेंगे सर बता दीजिए कि HTTP क्या है, ISP क्या है और FTP क्या है। मैं आपको सारा बता दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला होता है HTTP। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसका मतलब होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आप समझ के पहला। दूसरा नंबर क्या है? ISP। ISP इंटरनेट के बारे में बात हो रही, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर हो गया। तीसरा जब आता है FTP, FTP तो जानते हैं आप जनरली, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कुल मिलाकर आप समझ, तीनों चीज़ का समझ लिया आंसर, यानी आपको आंसर भी पता चल गया, साथ में ये भी पता चल गया इसका अन्य और चीज़ क्या हो सकता है। इसके बारे में अगर आप जब को जानना है तो यूनिट नंबर 8 जो मैंने करवाया है, खास करके खासकर ICT के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले जब यूनिट में जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, पर्याप्त कॉन्सेप्ट है, आप जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब चलते सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सलीम अली, आपको पता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान के जगत में बहुत बड़ी, सलीम अली आपको पक्षी अभ्यारण्य भी कई जगह मिल जाएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बारे में पता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या ये जनक माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन पता है कि भारत के ही रहने वाले कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? चिपका आंदोलन से रिलेटेड। अगर आप इस बेसिस से देखें तो 28 का क्या हो जाता है? 28 का आंसर 1 हो जाता है। 28 का आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी करवा दिया यूनिट नंबर 8, 9 में, जब देखें 9, 10 में देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमंग दीज विच ऑफ द ऑटोमोस्ट लेयर, बाहरी, सबसे बाहरी एटमॉस्फेयर की बात हुई है। अब देखिए मैं आपको एक लेयर बताता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, पर सबसे जो नीचे होता है क्षोभ मंडल होता है, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये जो आप ट्रोपोस्फेयर देखें तीसरे ऑप्शन में, यही ट्रोपोस्फेयर पहला होता है, ट्रोपो। ठीक है, ई हो जाता है स्ट्रेटो, समताप मंडल जिसको कहते हैं, स्ट्रेटो। ई होता है मध्य मंडल, मीजो जो आप देख रहे हैं। ई होता है आयनो। ठीक है, और ये होता है क्या? इक्सो। अब कहेंगे सर ये क्या है? ये दोनों जब मिल जाता है तो ये मिलने के बाद वो थर्मोस्फीयर बनता है। क्या होता है? थर्मोस्फीयर बनता है। तो इस सबसे आउटर की बात कर रहे हैं तो आउटर दोनों मिल करके क्या बना? थर्मो बन गया। यानी इसका 29 का जो आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। अब क्लियर, उम्मीद है समझ गए होंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा इससे रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। टीचिंग यानी यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 को इतना बेहतरीन पढ़ाया है ना कि आप तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं, जा करके देखो पहले। शिक्षण प्रक्रिया के घटकों को उनके घटित होने के अनुक्रम आरंभ से अंतिम में व्यवस्थित करना है आपको। जब आरंभ से अंतिम में व्यवस्थित करते हैं तो इसका आप खुद देखिए, कोई भी चीज़ का जो व्यवहार होता है सबसे पहले आरंभिक व्यवहार, नाम ही है आरंभिक व्यवहार की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या कर, आरंभ से अंतिम की ओर जाना है। तो आरंभ से जब अंतिम की ओर जाते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ये देखिए लास्ट ए है मूल्यांकन। कभी भी चीज़ों का मूल्यांकन हम लोग लास्ट में करते हैं। ये जो मूल्यांकन इवैल्यूएशन की बात आती है सबसे अंतिम में किया जाता है। तो इस बेस से देखेंगे ए लास्ट में कहाँ है? एक ही जगह है। ठीक है, एक ही जगह तो ऑलरेडी आपका समझिए तो आंसर आ ही गया है, 3 नंबर आंसर। लेकिन आप जानने के लिए जानिए कि ये कैसे बना। यानी पहले बी यानी निर्देशात्मक लक्ष्य, अनुदेशी लक्ष्य पहले आएगा, फिर आता है आरंभिक व्यवहार आता है, तब डी अनुदेशी प्रक्रिया आता है, तब जाके मूल्यांकन आता है। ठीक है, कुल मिला के आप समझ में आ गया कि कैसे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में करवा रखा है। आप कॉन्सेप्ट भी साथ में जाके देख लीजिएगा। इसीलिए पहले मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी को कॉन्सेप्ट से, अगर मान लो 2 चीज़ें हैं, एक रास्ता है, आपको क्या चूज करना है वो जानिए। एक तो होता है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की ओर, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक होता है पहला, दूसरा मेथड होता है कि कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन। ठीक है, आप डिसाइड करो कि क्या जाना है। आपके पास दोनों मेरे पास रास्ता दिया हुआ है, मैंने दोनों दिया हुआ है।
आप अगर चाहते हो तो क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट पर जा सकते हो, क्वेश्चन देख लो फिर जाके लेक्चर देख लेना। अगर चाहते हो पहले लेक्चर देख लें तब जाके क्वेश्चन करें तो भी दोनों चीज़ में आप कर सकते हैं, दोनों से आपका बात बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। भाषा और 8वीं अनुसूची में शामिल होने का वर्ष। सबसे पहले देखिए बोडो डोगरी संथाली का नाम आपने सुना होगा। ये 2003 में क्या हुआ था, मैच की 2003 में आया था, ठीक है। तो 2000 मैथिली को भी 2003 में ही ऐड किया गया। तो इससे अगर देखेंगे तो 1 आ 4 हो जाता है, 31 का क्या हो जाता है 1 आ 4 कहाँ कहाँ है, यानी पहला कैंसिल दूसरा कैंसिल, यानी आंसर नंबर 3 हो गया तो 4 होगा, 4 मैच कर रहा है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पंजाबी के बारे में, पंजाब के बारे में जब जानेंगे तो इससे पहले आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले जानने के लिए, हाँ, नेपाली को 2 चीज़ें रिसेंट में हुआ था। एक तो हुआ था, आपको मैं बताऊं कि जो बोडो डोगरी संथाली मैथिली के बारे में बोला, उससे पहले जो नेपाली शब्द को जोड़ा गया था ये 1992 में आया था, क्योंकि भाषा को जो शेड्यूल खासकर अनुसूची 8 भाग में डाला गया था, 22 भाषा जोड़ के बनाया गया था 2003 में। उससे पहले 1992 में तो मैथिली को जोड़ दिया इसमें। तो डी का हो गया 3, तो डी का 3 देख रहे हैं तो इसी में आ रहा है डी का 3, ठीक है। यानी कुल मिला के आपका आंसर क्या बन रहा है, तीसरा आंसर बन रहा है। यानी आप देखेंगे तो इसको मिलाने के लिए बी का 1 हो जाएगा पंजाबी, तो जानते 1950 में, और सी का 2 यानी सिंधी का 1967 में हो गया था। चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं। अब देखिए वर्चुअल यानी वीपीएन कल ही मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। खासकर आईसीटी वाले लेक्चर में जाएंगे तो इसका भाग नंबर पार्ट कितना मिलेगा, पार्ट आपको 8 या 9 मिलेगा, जो भी मिले। इसमें आप देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है, यूनिट नंबर 8 है, ये भी मैं बता दूँ यूनिट नंबर 8 में कि वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वर्चुअल प्राइवेट, जब हम लोग इंटरनेट नेटवर्क के बारे में पढ़ा रहे थे, लैन मैन के बारे में पढ़ा रहे थे, तब मैंने बताया था वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को ही बोलते हैं वीपीएन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तर्कना भूतकाल जो अनुभूत परीक्षित है उसकी सादृश्यता पर आधारित होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज़ को देख 33 के बारे में जब देखते हैं तीसरा, तो यहाँ देखिए तर्कना भूतकाल में जो अनुपेक्षित सदृशता है इसका हो जाता है पुरावत। क्या है, क्या भाई, भूतकाल में आधारित है ना, तो भूतकाल क्या होता है, पुराने चीज़ों पर, तो पुरावत पे आधारित हो जाता है। ए का हो गया 2, तो ए का 2 होने से पहला कट गया, दूसरा कट गया, बचा क्या, ए का 2। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब देखेंगे तो विलोपन विधि तर्कना, तो विलोपन जब काट कूट करके कोई भी चीज़ भाग देते हैं तो उसमें शेष बचता है, तो विलोपन का क्या हो जाता है, शेषवत हो जाता है। विलोपन विधि द्वारा तर्क जब करते हैं तो शेषवत आता है, ठीक है। बी का 1, तो बी का 1 यहाँ मैच कर रहा है, ई खत्म। इसका आंसर मेरा फाइनल क्या हो गया, 33 का 3 आंसर हो गया। अब देखिए मिलान के तौर पे सी का 4, यानी जो इंद्रिय वस्तुओं के क्षेत्र में पाया जाता है उसकी सहायता से तर्कना क्या होता है, वस्तु इंद्रिय मतलब आँख मतलब दृष्टि, यहाँ से देखो दोनों में मैच कर जाएगा। सामान्य तो दृष्टि होती है। सीमा में रहते हुए परिचर्चा द्वारा तर्कना और परिचर्चाधीन बिंदु के प्रति ध्यान आकर्षण की बात करेंगे तो इसका हो जाता है प्रतिज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर कहता है उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में सही कथनों को चुनिए। उत्तर वैदिक शिक्षा किसमें, उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में कहता है बात करने के लिए। अब उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कहता है कि उत्तर वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं अपितु यह जीवन के लिए भी थी। बिल्कुल सही बात है। उत्तर वैदिक शिक्षा काल में क्या है, जब ऋषिकुल खास करके गुरुकुल में जाया जाता था तो गुरुकुल में गुरुजी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं ज्ञान की बात नहीं करते थे, उसे अपने जीवन में कैसे निर्वाह करना है, जीवन निर्वाह उसकी भी ज्ञान दी जाती थी। साथ में किसी अगर मान लिया जाए युद्ध हो गया तो युद्ध में कैसे अपने आप को बचाना है इसकी भी शिक्षा होती थी। तो कुल मिला के अब जीवन के लिए थी। उसके बाद स्वाध्याय प्रबल, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, स्वाध्याय प्रबल होता था। फिर आता है उपनिषद परा विद्या के रूप में जाने जाते थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आता है तीनों वेदों के अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों को वैद्य कहा जाता, नहीं वैद्य नहीं कहा जाता था, ठीक है। अब कहता है कि वैद्य तो ये हो गया ना जो मेडिकल लाइन से जुड़ा होता है उसको वैद्य बोलते हैं। ये 3 वेदों के अगर अध्ययन करेगा तो उसको वैद्य कैसे बोलेंगे। डी कैंसिल होने से ये तीनों कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा, 34 का 4 आंसर, यानी ए बी सी ई का है उपनिषदों के सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के ऊपर माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के आपका आंसर 4 चला गया। कॉमन थिंग्स भी यूज करना है। नेक्स्ट आता है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट। एनालॉगस स्टेटमेंट, पहली बात तो एनालॉगस स्टेटमेंट कहते किसको है। एनालॉगस स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या, 2 थिंग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 थिंग्स होना चाहिए। 2 थिंग्स होना चाहिए। 2 थिंग्स में कंपेरेबल जहां भी आएगा, तुलनात्मक की बात जहां भी आएगी, कंपेरेबल या सिमिरूप जिसको कहते हैं, समरूप, कंपेरेबल की तुलना की बात जहां भी आएगा वहां पर एनालॉगस स्टेटमेंट की बात की थी। खासकर कुछ सर्टेन केस में होता है ऐसा।
गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, इसमें तुलना नहीं हो रहा है। मैन इज लाइक अ गॉड, बिल्कुल तुलना हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ही आंसर आ जाएगा दूसरा। तीसरा पढ़िए, गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, गांधी जो है सो इस राष्ट्र का क्या है, राष्ट्रपिता है, कोई तुलना नहीं हो रही है। मैन इज मॉर्टल, कोई तुलना नहीं हो रहा है, यानी पहला ही दूसरा ऑप्शन में क्या हो रहा है, तुलना की बात आ रही है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं परिकल्पना निर्माण के स्रोत को चिन्हित करना है। परिकल्पना निर्माण के स्रोत, जब आप जब जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2 को पढ़ने के लिए, तो इसमें बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया है, ठीक है। 36 का अब देखिए यहाँ पर ये शोध के लिए प्रयुक्त प्रतिचयन विधि, अब शोध के लिए प्रतिचयन विधि है या किसी और के लिए प्रतिचयन विधि है या टीचिंग के लिए प्रतिचयन विधि है, ये देखना है, ठीक है, गलती भी तो हो सकता है। अब यहाँ कहता है कि पूर्व के शोधों अनुसंधान के प्रतिवेदन, बिल्कुल सही बात है, परिकल्पना के लिए तो पूर्व के ज्ञान की आवश्यकता होती ही है। फिर कहता है कि चयनित समस्या के क्षेत्र में प्रचलित सामान्यताएं, अब कोई भी हम सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को, उसमें क्या क्या समस्याएं पूर्व के रिसर्चरों को आया है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, इसीलिए उसकी मान्यता को देखनी जरूरी होती है, ठीक है। 36 में अब आता है कि चयनित समस्या के क्षेत्र में शोधार्थी के पूर्व अनुभव, बिल्कुल देखेंगे जब भी कोई रिसर्च करता है तो रिसर्च करने से पूर्व जितने भी लोग उस टॉपिक पर रिसर्च किया है उनके कुछ शोध को पढ़ा जाता है कि उनको क्या क्या जगह समस्या आया था, किस वे को फॉलो किया तब जाकर उनको समस्या ये आई थी, वो फॉलो नहीं किया जाएगा नेक्स्ट वाले को। तो BCD समष्टि का प्रकार इसमें नहीं है, 3 ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी BCD, ठीक है। 36 का BCD। अब आगे बढ़ते हैं। गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि, क्या है, गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि को चिन्हित कीजिए। अब यहां देखिए गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि 37 में क्या है, सुव्यवस्थित प्रतिचयन, ये नहीं होगा। स्वदेशी प्रतिचयन, बिल्कुल सही बात है, स्वदेशी किसी न किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है। फिर आता है कोटा चयन, कोटा प्रतिचयन, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है यहाँ कि यादृच्छिक प्रतिचयन इसमें नहीं होता है। अब आता है हिमकंदुक स्नोबॉल प्रतिचयन, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं कुल मिला के BCE के बेस पर क्या हो जाता है आंसर आपका, ये हो जाता है, ठीक है। ये जो भी आंसर है ना, ये NTA के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर होते हैं फाइनल आंसर की, उसके द्वारा आपको कराया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। आपको पता है सोशल नेटवर्किंग साइट आप लोग तो यूज भी करते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है, नेटवर्किंग साइट है, फिर सोशल नेटवर्किंग, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, इसका मतलब यही तो आंसर आपसे पूछ रहा है 38 का 4 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जब काल अनुक्रम में व्यवस्थित करने की बात करता है तो अब देखिए यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा हर चीज़ के BHU के कब हुआ था, 1916 के आसपास होता है, ठीक है। ये JNU का 1969 में होता है, ठीक है। IISc बेंगलुरु का 1909 के आसपास होता है एस्टेब्लिशमेंट, और दिल्ली विश्वविद्यालय का 1922 में होता है एस्टेब्लिशमेंट। अब क्या कीजिए, आपके सामने दे दिया गया है, अब इसको सेटिंग लगाइए कि कैसे कैसे क्या कहते हैं काल अनुक्रम के बेस। सबसे पहले 1909 वाला एस्टेब्लिशमेंट आएगा तो पहले C आएगा, C में यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, C 1909, फिर 1909 के बाद 1916, यानी C के बाद A, C के बाद A, बिल्कुल 2 आंसर होगा, क्या ठीक है, मिल गया आंसर आपको, 2 नंबर आंसर, CADB आंसर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला में अगले पद का निर्धारण करना है। अब अगले पर ये हो गया आपको, खासकर यूनिट नंबर जब जाएंगे आप 6 नंबर यूनिट में, तो जब रीजनिंग पढ़ने की बात आती है तो उसमें इन चीज़ों की चर्चा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसमें कहा भी जाता है कि A से लेकर के जो Z तक का क्या करो, कम से कम नंबरिंग आप काउंट कर लो, नंबरिंग लिख लो ऊपर में, ठीक है। आपको जो पेज दिया जाता है उसमें लिख लो कि कभी भी जरूरत पड़ेगा काम कर सकते हो आप। अब यहाँ पर देखिए आप, गजब की बात है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि B जो है, B का क्या होता है नंबर, 4 होता है, 2 होता है, E का 5 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 11, यानी अंतर देखिए 2 3 5 5 3 8, ठीक है, 8 3 11, 11 3 कितना हो गया 14, तो 14 क्या होता है N होता है, N होता है ना। तो अब इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर 1 या होगा 2 होगा, बात समझ रहे हैं ना, 1 या 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए, ये क्या हो गया XYZ, E हो गया 25, Y को क्या बोलते हैं 25 बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी कितना होता है, तो आप जानते हैं भी को भी काउंट कर लीजिए, यहाँ S को काउंट कीजिए और P को काउंट कीजिए। अब P को काउंट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे P के ये दोनों के बीच अंतर जब देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी क्या।
ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो y को 25 बोलते हैं, तो v को कितना हो जाता है, v मतलब u v यानी 22 हो गया, यानी दोनों के बीच में 3 का अंतर है। फिर 22 से 3 कम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, 19 3 22, 19 का अंतर, 19 में से 3 गया 16, और 16 में से 3 फिर चला गया तो कितना बचा, 13, यानी m बचा। यहाँ यानी कुल मिला के अभी दोनों nm nm सेम चल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट को देखने के लिए, डी वाले। तो डी का आप जानते हैं कितना होता है, डी का होता है 4, 4 के बाद जे क्या होता है 10, पी का होता है 16, यानी अंतर देखिए कितना अंतर है, 10, 4 में से या तो 6, यहाँ भी 6, 16 6 22, यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो गया आपको पी का, जब आगे बढ़ेंगे भी 22 हो गया, यहाँ भी 6, 22 6 कितना हो गया 28, 28 मतलब बी, यानी कुल मिला के फाइनल आंसर बी हो गया आपका, NMB इसको आंसर बोलते हैं। ठीक है, आपने देख लिया 40 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहता है 41 नंबर, कुछ RF है, कुछ RF है, ये R हो गया, ये F हो गया, कुछ RF है कि विपरीत मतलब उल्टा में से कौन सा होगा, जब कुछ RF है तो कुछ FR है, सिंपल कुछ आंसर हो गया, कुछ FR है, जस्ट उल्टा हम लोग कर देते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 42 नंबर का, 42 नंबर में क्या कहता है कि 2:40 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण जो होता है, ये मध्य कोण 130 होता है। सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना चेक किए संभव नहीं है। अब जब इस तरह की देखेंगे रीजनिंग वाले पार्ट में जाएंगे तो किसी समय के फिक्स्ड समय ड्यूरेशन के बीच में जो कोण निकालने की जो क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं 240। जब दे दिया ना PM में, इसको हम लोग दो चीज़ें निकलते हैं, एक घंटा के लिए h मानते हैं 2 को, मिनट मानते हैं हमको मानते हैं 40 में। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है थीटा निकालने वाला, क्या होता है फॉर्मूला 11m - 60h/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू को, तो 11 अगर गुना 40 और 60 गुना 2/2, तो अगर इसका निकालने के बाद क्या निकलेगा इसका डेटा में बताओ, 11 चौक 44 और 60 दूनी 120, 2, यानी कि कुल मिला के कितना 0, ठीक है 2 और यहाँ 3 2, ये कितना बचा 16 दूनी 32, 160 बचा। अब यहाँ पर आपको 160 डिग्री निकला गया, यहाँ पर कितना डिग्री है 130 डिग्री है, यानी गलत हो गया, पहला ए गलत है, ए गलत होते ही ये गलत, ये गलत और ये गलत, आंसर क्या आ गया 3 नंबर BCD आ गया। यानी BCD कुल कन्फर्म है कि आपको 42 का जो आंसर क्या है 3 हो गया, क्योंकि एक जब मैंने चेक किया, एक चेक करने ही से ही मुझे ये फॉर्मूला पता चल गया कि इसका आंसर ये होगा, तो मैंने x³ 1331 होता है, x बराबर 11, बिल्कुल सही बात है। सी का देखिएगा 20 गुना 18 का परिमाण वाले किसी आयताकार खेत के मैदान के चारों ओर इतना, ये सब क्या करना आपको चेक कर लेना है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब कहता है किसी निरूपाधिक न्याय वाक्य की रचना निम्नलिखित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखना है 43 में, अब इसको सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस बनाने के लिए क्या होता है कि गौण आधार वाक्य की पहचान, मुख्य आधार वाक्य की पहचान। अब देखिए कोई गौण आधार वाक्य है, कोई मुख्य है, पहचान के लिए सबसे पहले कौन आएगा, मुख्य आएगा, स्वाभाविक बात है, तो पहला नंबर पे ये आ जाएगा मुख्य। उसके बाद अगर देना है तो आप इसको देख सकते हैं 1 2, तो 1 2 देखिए कहाँ कहाँ है, बी के बाद ए कहाँ है, ए की जगह बी की बाद ए मिलता है 43 में। ठीक है, डी देखिए भाव और आकृति की पड़ताल, और सी क्या है निष्कर्ष की निर्धारण, बिल्कुल सही बात है। इसको रखिए डी को 3 नंबर पे, इसको रखिए 4 नंबर पे, एक कुल मिला के आंसर क्या हो गया 2 नंबर। चलते आगे, कैसा कहा जाता है 44 नंबर में कि ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के पर था। ये तक्ष कौन थे, किसके पुत्र थे, तो आपको तो इसमें खास के एक ऐतिहासिक बात हो गई, धार्मिक प्रकृति का बात हो गया। ये जो आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है कि रामायण के जो राम के अनुज थे, क्या है रामायण में जो राम के अनुज थे भरत, उन्हीं के पुत्र का नाम था तक्ष। ठीक है, उन्हीं के पुत्र का नाम तक्ष था, उन्हीं के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय रखा गया था। आगे चलते 45 नंबर, कथनों का सही युग्म चुनिए। कहता है कि अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, आदर्शवाद है अध्यापक की। फिर मैं कहता हूँ कथन सही युग्म चुनना है आपको, जो कौन सा इसमें सही है, 2 ही सही होगा। अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका सीमित महत्व की होती है, प्रयोजनवाद है। अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रयोजनवाद है। अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका सीमित महत्व की नहीं होती है, प्रकृतिवाद। अब देखना है आपको क्या चीज़ होगा। सबसे पहले यहाँ नहीं लगा करके क्या कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ पर कभी भी निगेटिव देखेंगे ना किसी भी एग्जाम में, आपके पास नॉलेज हो या ना हो, निगेटिव जहाँ रहे वहाँ सतर्क होने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अध्यापक के जो व्यक्तित्व होते, पर्सनालिटी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आदर्शवाद। बिल्कुल किसी टीचर को देख करके ही क्या करता है कोई विद्यार्थी, कुछ सीखता है, कुछ जानने की कोशिश करता है कि भाई मेरे सर ऐसे हैं तो मैं भी ऐसे ही। आइडियलिज्म की कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। ए सही होगा, ए सही होने से ये दोनों कैंसिल हो गया।
ठीक है। अब आता है अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका सीमित महत्व की होती है। प्रयोजनवाद, सीमित महत्व की मतलब का ये मतलब हुआ, अगर कोई टीचर प्राइमरी में है तो प्राइमरी लेवल का उसका यूटिलाइजेशन है, अगर कोई हायर एजुकेशन में है, प्रोफेसर लाइन में है, तो उसका अलग है प्रयोजन है। सबका क्या है, प्रयोजनवाद अलग अलग है, इसलिए दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 45 का क्या होगा, एक होगा, फाइनल आंसर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास 5 क्वेश्चन बनता है खासकर कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो आता है यूनिट नंबर 3 में, जो हम लोगों ने पढ़ा है, बोधगम्यता जिसको कहते हैं, बोध, इसको पढ़ने के लिए बहुत मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है, खासकर यूनिट नंबर 3 में। जब मैं यूनिट पढ़ा रहा था, यूनिट 3 पढ़ा रहा था, कॉन्सेप्ट बारी क्लास ले रहा था, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके कई सारे रूल बताया है कि कोई भी जो कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ेंगे तब कैसे सवाल बनेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सवाल बनेगा, इसका भी मैंने 2 ट्रिक्स दिया हुआ है। आप जाकर कई सारे ट्रिक्स है, आप देख सकते हैं उसमें। मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, क्वेश्चन एक बार मेरे सामने आंखों से गुजरा है। अक्सर बहुधा कुछ सेवानिवृत्त सिविल सेवक अपना संस्मरण अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक दक्षता की उच्च सीमाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अक्सर उन संस्मरणों में यह दर्शाया जाता है कि यदि उतना अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता तो चीजें और भी उत्कृष्ट होती। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई भी समान काम क्या हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। समान धन्य सब नाम धन्य नायक के लिए न तो केवल हस्तक्षेप करने वाले राजनीतिज्ञों अपितु सहकर्मी सिविल सेवकों पर भी अपनी विफलता के लिए उनके मूर्ख या बेईमान होने का लांछन लगाया जाता है। इस तरह की धूमिल आत्मसंतुष्टि दुर्भाग्यवश उनकी सेवा की वर्षों में ही विकसित हुई। सेवा की बजाय आत्मपरीक्षण को हमारे समस्त नियमावली या कार्य संचालन विधियों में संबल मिलता है। इसका समाधान कठोर और द्रुत प्रभावी होना है। अब सिविल सेवकों को भी दिए गए अति संरक्षण का अनिवार्यता अंत होना चाहिए। आज के समय में गलती करने वाले किसी सिविल सेवक को पदच्युत करना संभव नहीं है, और राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों के शीर्षस्थ प्राधिकारी सिविल सेवकों का केवल एक कार्य से दूसरा कार्यभार देकर उनका स्थानांतरण ही कर सकते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने संबंधी नियमावली इतनी जटिल है कि अंत में चूक करता सिविल सेवक सुगमता से बच जाता है। बात देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर सिविल सेवक कोई गलती करता है तो बहुत आसानी से क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई बहुत कठिन है, इसीलिए बच जाता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अवधि की पूर्ण परिलब्धि की संदायगी की जाती है, बाद में वेतन भी उसको मिल जाता है उसका। इस प्रकार से वह अवधि उसके लिए सवेतन अवकाश सिद्ध हो जाता है। मतलब कि वो एक कुल मिलाकर एक प्रकार क्या हो जाता है, वेतन भी मिल गया और अवकाश भी मिल गया उसको। इसका परिणाम यह है कि प्रशासन जो है परिणाम उन्मुख होने के बजाय नियम अभिमुख हो गया है। यह कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई संभव है जो कार्य में अभिरुचि लेता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कभी भी कोई कार्यवाही नहीं होती जो उत्तम कार्य नहीं करता। यह देश को परिणामोन्मुखी उपागम को अपनाता है जो कार्य निष्पादन की नौकरी में प्रतिधारण से संबद्ध करना आवश्यक है। कुल मिलाकर आपने लगभग आप क्या समझा इस कॉम्प्रिहेंशन का, कि एक सिविल सेवक के और सरकारी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। अब कहता है उत्तम कार्य प्रस्तुत करो, अभिव्यक्त का जो उत्तम कार्य प्रस्तुत करो, अभिव्यक्त का तात्पर्य किसे कहते हैं। अब यहां देखिए, उत्तम प्रदर्शन दर्शाओ। ठीक है, विधि विरुद्ध गैर कानूनी लाभ उठाना गलत बात है, ये तो है ही नहीं। पहला तो मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम में पहला ही आंसर हो जाएगा। फिर कहता सही स्थान पर वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए संबंधित व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करें, गलत बात है। इसी कोई भी उत्तम कार्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई स्पेसिफिक कार्य करते हैं और स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है। फिर कहता है उच्चतर पदाधिकारियों को प्रसन्न रखना, ऐसा नहीं है। पर कार्य का मतलब है कि अपना प्रदर्शन जो होता है आपका, वो प्रदर्शन बेहतर कीजिए। पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सारे में यही मिलेगा आपको कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपको एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ करके जवाब देना है। सिविल सेवकों की जो है, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति जो एटीट्यूड ठीक करने के लिए सरकार को निम्नलिखित में से किसे रोकने की आवश्यकता है। किसे रोकने की, अब सरकार को किसे रोकनी। पहला, अति संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। कभी बार देखेंगे कि जो ऑफिसर्स गलती भी कर लेता है और गवर्नमेंट और उसके जो बड़े आला अधिकारी होते हैं उसको बचाने में लगे रहते हैं। तो यही मुझे तो लग रहा है यही आंसर होना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ व्यक्तिगत उपयोग के लिए सरकारी वाहन उपयोग कदापि नहीं। विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त छुट्टियां देना कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ चर्चा ही नहीं है। चिकित्सा सुविधाएं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, अति संरक्षण जो हम करते हैं, जो नहीं कहते अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो बात आती है, उसको लेकर के बात हो रही है। पहला आंसर इसका हो जाएगा 47 का। अब आगे चलते हैं 48 का। 48 में क्या कहता है, परिणामोन्मुखी उपागम अपनाने के लिए सरकार को अनिवार्यता इन्हें संबद्ध करना चाहिए। क्या संबंध करना चाहिए, अब देखते हैं। पहला देखिए, कार्य प्रदर्शन को कार्य संतुष्टि से। फिर कहता है कार्य निष्पादन को बारी न होते भी पदोन्नति से।
फिर कहता है कार्य निष्पादन को नौकरी में प्रतिधारण से, बिल्कुल सही बात है। जब कार्य निष्पादन, जब कोई भी वर्क इफेक्टिव ढंग से अगर तभी हो पाएगा जब नौकरी में प्रतिधारण मिलेगा उसको, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा। कार्य मूल्यांकन से तो है नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यमान प्रशासन प्रणाली में सिविल सेवकों को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या किया जाता है? सिविल सेवकों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखिए, अब इसका क्या होगा? ऐसा प्रतीत होता है, फिर आगे देकर छोड़ दिया है 49 में। कहता है कि स्वनाम धन्य नायक बनने और अन्य व्यक्तियों को शासन चलाने के लिए, पहली बात गलत है। अपने प्रदर्शन को प्रक्षेपित करने के लिए जो वस्तुतः सतही होता है। फिर देखिए, आत्मकेंद्रित होकर केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रहने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय विद्यमान प्रशासन जो है वर्तमान में जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सिविल सेवकों को क्या करती है? गलती करने के लिए क्या प्रोत्साहित देती है कि व्यक्तिगत लाभ तुम ले सकते हो। इसलिए 3 आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि एक एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट के एग्जाम में 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 से रिलेटेड। हम लोगों ने पेपर 1 के कंप्लीट क्वेश्चंस को देखा है। लेखक द्वारा संदर्भित सवेतन अवकाश जो होता है, लेकिन अब सवेतन अवकाश के से इसके इस तर्क का समर्थन होता है। अब देखिए क्या है, अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के बावजूद गलत करने वाले अधिकारी को पूर्ण परिलब्धियां प्राप्त होती। बिल्कुल यही तो मैंने देखा कि क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है इतने लेट होता है या नहीं के बराबर होता है कि बाद में सबूत के अभाव में, एविडेंस के अभाव में छूट जाता है वो। और जब छूट जाता है तो जितने दिन तक वो घर में बैठा हो तो बैठा ही फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में उसके उतने दिन का क्या उसको वेतन भी मिल जाता है। तो इसका क्या हो गया? पहला आंसर। प्रभावी अधिकारी के समान में उसे अतिरिक्त सुपरलब्धि नहीं, गलत है। अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अधिकारियों को दिया गया धन, ये भी गलत है। धन इसमें कोई ऐसा बात नहीं की गई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई से लिया गया है, इसलिए पहला इसका आंसर होगा। तो आप देखिए कि कुल मिलाकर के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया यूनिट पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, और साथ में हम लोग 25 कम से कम 10 वर्षों का करने वाले, 10 ईयर्स का हम लोग करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट के लिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर के यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट जो है ना, आप पेपर 1 देंगे, पेपर 1 का कंप्लीट बैच मारेंगे ना, कंप्लीट बैच, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? खास करके क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ तो अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 15-10 वर्षों का आप ई क्वेश्चन को यहाँ से कर लेंगे, तो कुल मिला के आपका पूरा तैयार हो जाएगा। पेपर 1 तैयार हो रहा है, पेपर 2 भी तैयार है। हिंदी अगर तैयार विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी विषय है तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, जय हिंद। पुनः तैयारी में लग जाइए आप लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर जाइए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको सवाल गलती हुआ है उस कॉन्सेप्ट को जाके देखिए। बहुत ही फ्री हैंड लेक्चर, शॉर्ट क्लिप्स ही नोट्स के तौर पर बना दिया गया है, जाकर एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।